अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक गौरव वारिया का बयान के लीबिया पर और मोहम्मद साज हैं उन लोगों को तबाह किया जाए, उन लोगों पर क़यामत बर्पा कर दी जाए। इस तरह का एक मतनाज़ा न्यूज़ 18 की एक प्रोग्राम के दौरान गौरव वारिया ने बयान दिया है और वो बयान एक तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है और उसके इस बयान पर बहुत सारे जो काबिल इंडियन एंकर्स हैं उनका रद्द-ए-अमल आया है और वो लोग इसकी इस घटिया हरकत पर किस तरह की राय रखते हैं, तो इसमें हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि किस तरह लोग उसके खिलाफ बात कर रहे हैं, उसके इस मामलात को गलत साबित कर रहे हैं और किस तरह उसने अपनी सफारती ताल्लुकात और अपनी कौम के मामलात में इंटरफेयर किया है और वो उसकी बहुत बड़ी गलती साबित हुई है और इसको इंटरनेशनल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा उछाला जा रहा है इस मामले मुद्दे को। और देखते हैं कि कौन से एंकर्स ने इसके बारे में क्या कहा है। नाम कमा गया। तो इसके बाद कमेंट्स कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की टॉप सीक्रेट्स दिलाली कर रहे हैं वीडियोस आप तक पहुंचे। तारीख में हकीकत यह कि पाकिस्तान पूरी बातचीत का पिवट है। जिस पाकिस्तान को हम और भारत सरकार लगातार एक आतंकवादी देश के तौर पर पेश करने की कोशिश करती रही, हमने डेलीगेशंस भेजे दुनिया को समझाने के लिए, वो पाकिस्तान इस बातचीत में अगर कबूतर भी है, मैं तो पहले तो मैं इस बात से पूरी तरीके से असहमत हूं, अगर कबूतर भी वो पिवट है इस पूरी बातचीत में, तो कम से कम हमें इतनी सच्चाई तो एक्सेप्ट करनी चाहिए कि आज की तारीख में हमारी जो भूमिका थी वो पाकिस्तान के पास है। भारत की उसको आतंकवादी देश मानने के लिए तैयार नहीं है। भारत की विदेश नीति में मैडम मैंने आप बीच में नहीं बोला जी। दुनिया उसको हम जो दुनिया के सबसे बड़े संकट में अगर वो एक शांति दूत की भूमिका निभा रहा है, तो हमारे लिए वाकई में हम अपने विदेश नीति वालों को समझना चाहिए कि हम किस तरीके की विदेश नीति कर रहे हैं। चाइना हमारे साथ नहीं, अमेरिका हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ रूस नहीं है और अब पाकिस्तान चीन भी उसके साथ है, अमेरिका भी उसके साथ है, आप देख लीजिए, और रूस भी उसके साथ। आपको टेररिस्ट नेशन लगता है कि नहीं पाकिस्तान? हम सवाल इस पे कर रहे हैं। आप भी तो असेसमेंट करेंगे ना एज एन एनालिस्ट। टेररिस्ट नेशन कौन होगा इस युद्ध में? एग्रेसर कौन है? अमेरिका है या ईरान है? अरे हम अपने नजरिए से कह रहे हैं कि हम अमेरिका और ईरान के नजरिए से पूछ रहे हैं। आप एक भारत की नजर क्या है, इंडिया की नजर क्या है? एक मिनट, इंडिया का स्टैंड क्या है? पहली बात मतलब आप विषय से भटके नहीं, पहली बात मैं नहीं भटक रही, पहले विषय से नहीं। जब पाकिस्तान के बारे में वो टेररिस्ट स्टेट है, रोग स्टेट है, सबको मालूम है। विषय से आप भटक रहे हैं। मैडम एक मिनट प्लीज, आप पाकिस्तान, मैडम एक मिनट प्लीज, मैं जानता हूँ मैं अनपॉपुलर बात कह रहा हूँ यहाँ पे, मैं जानता हूँ मैं पॉलिटिकली इनकरेक्ट बात कह रहा हूँ। हज़रात, पाकिस्तान का इस वक्त तो टौरा चल रहा है भाई। हम कितना भी पाकिस्तान को गाली बकलें, फटीचर बोल ले, कंगला बोल लें, ये बोल लें, वो बोल लें, गाली बकलें माँ बहन की, लेकिन दुश्मन है भले ही, लेकिन विदेश नीति पर उसका इस टाइम पूरा जलवा चल रहा है भारत के गोदी मीडिया की। और ऑब्वियसली मेरे यहां भी आग लगी हुई है इधर इस साइड पीछे की तरफ, लेकिन क्योंकि मैं गोदी मीडिया नहीं हूं तो भाई मैं तो बताओ सच बोल दूंगा। बहरहाल पाकिस्तान को सीधा रिपोर्ट लगा रहा हूं और यह है नव भारत टाइम्स की कट्टर हिंदूवादी अखबार। ठीक, पाकिस्तान टाइटल पढ़िए, पाकिस्तान को चीन से मिलने जा रही आसमानी आंख KJ 500 नष्ट कर देगी। क्या आपको विश्व युद्ध 3 की आहट सुनाई दे रही है? दीपक, जिन फाइटर जेट्स ने ईरानियन डेलीगेशन को एस्कॉर्ट किया वो सिर्फ फाइटर जेट्स नहीं थे, वो पाकिस्तानी फिजाइया के फाइटर जेट्स थे। और आपकी फादरलैंड को इस चीज का बखूबी अंदाजा है कि इन फाइटर जेट्स ने गुज़िश्ता साल मदरलैंड में क्या तबाही बचाई थी। तो वकील भाई है सगे इजराइल के, सगे भाई है मैडम, सगे भाई है इजराइल के, वकील नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, कि आपको इतनी नफरत क्यों है इजराइल से? आप तो कभी गए नहीं, आप तो जा ही नहीं सकते। के दोस्त बनते हैं, पीठ पीछे आप ईरान के सबसे बड़े दुश्मन है। देखिएगा, बच के रहना, कोई मिसाइल ना आ जाए। मोना आलम मैं आपको बता दूं, मैं आपको ऑन एयर बता दूं आपको मोना आलम, ऑन एयर बता दूं। आप जो कह रही है ना पीठ पीछे ईरान के दुश्मन है, मैं ईरान की रजीम को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता। जनरल बख्शी, अगर इस इस्लामाबाद टॉक से एक पॉजिटिव जो निकलता है, जनरल बख्शी मैं चाह रहा हूं 2 मिनट प्लीज आप उस पर जरूर बोलिएगा। शायद पहली बार यूएस और ईरान के सबसे बड़े नेता आमने सामने बैठकर एक कमरे में बात कर रहे थे। ओमान में भी ये नहीं हुआ था, आमने सामने नहीं बैठे थे। क्या इसमें कोई रे ऑफ होप आपको दिखती है क्या, कि हो सकता है सीज फायर किसी तरह चल जाए? नहीं, डेफिनेटली 2, 3, 4, 9 राउंड लगे थे वियतनाम की वॉर खत्म करने में पेरिस टॉक्स के, 9 राउंड।
तो ये तो पहला राउंड ही हुआ है। अभी भी अगर सन्मति दे भगवान डोनाल्ड ट्रंप साहब को और वो मार्शल आर्ट के शो देख देख के पगला नहीं जाते, तो ये अभी भी ये बातचीत हो सकती है और सुलझाया जा सकता है, क्योंकि ये दुनिया के लिए जरूरी है। Absolutely. ये वैश्विक जो इकोनॉमिक ऑर्डर है उसके लिए जरूरी, उसकी तबाही कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, शामिल अपने देश को। उनको समझ नहीं आ रहा कि जितनी देर वो लड़ाई खींचेंगे, अगर वो ब्लॉकेड पे ब्लॉकेड लगाएंगे, एक ब्लॉकेड ईरान का, दूसरा उनका, दुनिया की तो तबाही सर्टन है साहब। और आप कह रहे हैं कि आपका नुकसान नहीं होगा, सबसे पहले नुकसान आपका हो रहा है। अपना तो नफा नुकसान समझ लीजिए ना साहब, बाकी आपको कोई परवाह नहीं, दुनिया जाए भाड़ में जाए। दूसरी बात साहब, अब हमको दुनिया को तय करना पड़ेगा कि इस लड़ाई का असली कर्ता धर्ता कौन है, डोनाल्ड ट्रंप साहब है या बीबी नेतन्याहू, हु इज इन चार्ज। अमेरिका के सिपाही बोल रहे हैं हम अपने देश के लिए शहीद होना हमें मंजूर है, लेकिन इजराइल के लिए हम नहीं मरना चाहते। ठीक है साहब, ये साफ वहां के मेरीन कह रहे, जिनको आप ग्राउंड में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी आवाम आपके बरखिलाफ, आपके लोग बरखिलाफ। 7% लोगों ने बोला है कि हमको ट्रूप बूट्स ऑन ग्राउंड चाहिए, 93% नहीं चाहते। तो फिर आप कर क्या रहे हो साहब? आप एक डेमोक्रेसी में हो। ओके, आप हिटलर तो नहीं हो। जी हाँ, जल साहब रोक रहा हूं आपको, टाइम खत्म हो रहा है। शिवकांत जी, मैं 30 सेकंड्स में आपसे हो गए तो आबिद भाई दोबारा हमले शुरू कर दिए यूएस ने, तो वही हाल होगा जो पहले हमले में हुआ। पहले हमले में क्या हुआ? पहले हमले में उन्होंने क्या किया है? हॉस्पिटल्स मारे हैं, ब्रिजेस तोड़े हैं, गड्ढे खोदे हैं, बेगुनाह बच्चियों को, स्कूल की बच्चियों को मारा है, नर्सेज और डॉक्टर्स को मारा है, ये सारे यूनिवर्सिटीज को मारा है। लेकिन ईरान ने उनका क्या किया है? ईरान ने उनके थाड़ को फाड़ा है, उनके पैट्रियोट को पीटा है, उनके KC-135 की ऐसी की तैसी कर दी है, उनके अब्राहम लिंकन की लंका में आग लगा दी है, उनके जराल्ड फोल्ड को क्लीन बोल्ड कर दिया है, मोसाद के हेडक्वार्टर्स को क्वार्टर कर दिया है, उनके अवैक्स को बकवास साबित कर दिया है, उनके F-35 को उफ 35 कर दिया, उनके F-18 को उफ 18 कर दिया, उनके F-17 को उफ 17 कर दिया, उनके F-16 को उफ 16 कर दिया। तो अगली बार अगर जंग छेड़ते हो तो दोबारा तुम्हारे साथ यही होने वाला है। फिर आखिर अमेरिका को घुटने टेकने पड़ेंगे और घुटने टेक चुका है। तुम्हारे नीचे से डिप्लोमेटिक पूरी की पूरी चादर खींच कर ले गया पाकिस्तान और दुनिया में उसने नाम कमा लिया। अल्टीमेटली कांग्रेचुलेशन के मैसेज ईरान से, पाकिस्तान, अमेरिका से और चाइना से उसे प्राप्त हो रहे हैं, भारत को नहीं हो रहे हैं। और हम कहते हैं कि नहीं, हम चुपचाप अपनी कूटनीति। अगर कहीं ऐसा हो जाता कि यहां भारत बीच में आ जाता और भारत ने डील करवाई होती, अब तक तो भारतीय मीडिया में गदर बच चुका होता था सुबह से लेकर शाम तक कि भारत की कितनी बड़ी विजय हुई है, आप जानते नहीं है। लेकिन मुसीबत यह है कि उस विजय के ऊपर एक दलाल ने पहले मिट्टी डाल दी थी, क्योंकि भारत दलाली नहीं करता ना, जयशंकर। तो नॉर्वे दलाली करता है सारी जिंदगी, कतर दलाली करता आया है, ओमान दलाली करता आया है। अब जो चाइना ने किया वो दलाली है क्या? और जब मोदी जी यूक्रेन युद्ध में जाके कह रहे थे कि भैया ये युद्ध का नहीं बुद्ध का टाइम है, तो मोदी जी दलाली कर रहे थे क्या उस टाइम? देखिए, एक बात तो बड़ी सिंपल सी है कि हमारा स्ट्रेटेजिक साइलेंस एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक एज मिला है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है और ये हमें मान भी लेना चाहिए। लेकिन मुसीबत यह है कि हमें पाकिस्तान को भिखारी कहने की आदत हो गई है कि पाकिस्तान क्या, वो तो भिखारी है, पाकिस्तान को पूछता कौन है, वो तो चाइना ने किया। ठीक है, सब लोगों ने कोशिश की है ना अपनी, ऐसी बात तो नहीं है ना। नहीं, पाकिस्तान तो पोस्टमैन था, चलिए पोस्टमैन था, जो भी था, लेकिन आपकी नजरों में दलाल था वो। तो फिर साथ में ओमान भी दलाल था, इजिप्ट भी दलाल था, फिर साथ में टर्की भी दलाल था, फिर साथ में चाइना भी दलाल था, और रूस भी चाहता था। उसकी भी इनडायरेक्ट भूमिका मैं पहले बता दूं लोगों को, बहुत कम लोगों ने इस बात का जिक्र किया है, लेकिन रूस की भी इसमें इनडायरेक्ट भूमिका है और रूस और चीन एक साथ पीछे से आए हैं। ये हुआ है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन जो मेन चीज जो हुई थी वो जिनपिंग और ट्रंप के कम्युनिकेशन के बाद हुई कि जहां पर चीजों को थोड़ा सा सेटलमेंट किया गया, सेटलमेंट करके बनवाया गया। लेकिन हम इस सारी पिक्चर में कहां हैं? हम कहीं भी नहीं है। उसका मीडिएशन पाकिस्तान करवा रहा था। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जंग होगी तो क्या होगा? जंग होगी तो कई बेकसूर मारे जाएंगे। आप और हम सब जानते हैं ईरान में जंग के पहले दिन क्या हुआ था। मीनाब में एक स्कूल पर हमला होता है, 160 बच्चे मारे जाते हैं।
लेबनान में रोज सैकड़ों की तादाद पर लोग मारे जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात, इन खाड़ी देशों में भारतीय बसते हैं। भारतीयों को भी नुकसान होगा और अगर ये जंग बढ़ती है तो एक आर्थिक तूफान आएगा और इस आर्थिक तूफान से भारत भी नहीं बच पाएगा। मगर यहां पर गोदी मीडिया और भाजपा के अंधभक्त इस बात को लेकर खुश हैं कि बातचीत नाकाम हो गई। सबसे बड़ी बात दोस्तों, जब इस्लामाबाद में बातचीत हो रही थी तब हमारे गोदी मीडिया ने इसे भी हिंदू मुस्लिम कर दिया था, इसे भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कर दिया था। अरे माना कि पाकिस्तान के मीडिएशन में बातचीत हो रही थी, मगर दिस इज नॉट अबाउट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान ने अपने तर्ज पर पहल करके अपने देश में बातचीत करवाई तो मैंने पहले भी कहा है कि भारत के पास एक स्वर्णिम मौका था जिसे उसने गंवा दिया। क्यों? क्योंकि हम ये ना भूलें, भारत के अच्छे संबंध न सिर्फ अमेरिका और ईरान के साथ हैं बल्कि इसराइल के साथ भी हैं। यानी कि पाकिस्तान के मुकाबले भारत अगर इस बातचीत की मध्यस्थता करता तो भारत की स्थिति पाकिस्तान से कहीं बेहतर थी। हमने एक स्वर्णिम मौका गंवा दिया। क्यों? क्योंकि जब सुप्रीम लीडर खामेनी की